क्या बेलागंज उपचुनाव में एम बाई समीकरण ने राजद का साथ छोड़ दिया है? जी हाँ, अभी जिस प्रकार से जो उपचुनाव में परिणाम आए हैं वह वही इशारा कर रहे हैं। तो हम इस पर जरा बात कर लें कि क्या कुछ हुआ, एम बाई समीकरण ने आखिर क्यों साथ छोड़ा, और 3.5 दशकों से चला आ रहा सुरेंद्र यादव का मैराथन, कह सकते कि 8 बार वह वहाँ से विधायक रहे और अभी वह लोकसभा गए ही थे, और उन्होंने क्या क्या दावा किया, वादा किया था, उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे। वैसे औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। बेलागंज विधानसभा चुनाव हुआ, 13 नवंबर को ही चुनाव हो गया था, और 13 नवंबर के चुनाव होने के बाद 23 नवंबर को इसका परिणाम आया। देश भर में, झारखंड और महाराष्ट्र में भी आया, बिहार में 4 जगहों पर का भी आया, और भी जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे थे सभी का परिणाम आया। मगर मैं बात अभी कर रहा था बेलागंज विधानसभा पर ही, जो राजद का केवल गढ़ नहीं माना जाता था। सुरेंद्र यादव ने यहाँ तक दावा कर दिया था कि अगर जो उनके बेटे वहाँ से खड़ा हुए थे राजद के उम्मीदवार के तौर पे, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, तो वहाँ पर यह दावा किए थे कि अगर हम यह सीट 30,000 से कम मतों से अगर हम जीते तो फिर हम जहानाबाद लोकसभा से भी हट जाएंगे, रिजाइन कर देंगे। यह अभी खूब चर्चाओं में है और खूब ट्रेंडिंग, खूब सुर्खियां बटोर रही है बिहार की राजनीति में भी। सुरेंद्र यादव 1990 से, यानी कह सकते हैं कि जब से लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री जब से बने, चरम पर गए लालू यादव, तब से सुरेंद्र यादव जीतते आ रहे हैं। एक उपचुनाव को छोड़ दे 1998 में संभवतः महेश यादव वो जीते थे, तो वो अगर छोड़ दे एक साल, तो 8 बार वहाँ से विधायक चुने गए हैं सुरेंद्र यादव, जो अभी लोकसभा सदस्य हैं। उनका इस प्रकार से दावा था। तो क्या वर्चस्व खत्म हो गया बेला में सुरेंद्र यादव का? एक जो गढ़ था क्या टूट गया? इस पर खूब सियासी चर्चा हो रही है। और जो बिहार में जो चारों विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मतों से अगर कहीं से कोई उम्मीदवार जीता है, जो जीत का अंतर रहा है एनडीए का, वैसे तो चारों एनडीए ही जीते हैं, वह बेलागंज ही रहा है विधानसभा। यानी सुरेंद्र यादव को हार का ही केवल सामना नहीं करना पड़ा, पूरी तरह से हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। तो अब देखिए क्या क्या समीकरण बना वहाँ। मोहम्मद अमजद जो वहाँ पर खड़ा हुए जनसुराज की तरफ से, उनका वोट आया 17,285 वोट। वहीं जो दूसरे नंबर पर रहे, अब मैं बात करता हूँ विश्वनाथ कुमार सिंह का, 51,000 से ज़्यादा मत आया, यानी लगभग 52,000 मत आए। वहीं मनोरमा देवी जो चुनाव जीती, उनका मत आया 73,000 से ज़्यादा मत, यानी कि हार और जीत का जो अंतर रहा वह 21,000 से ज़्यादा का रहा, साफ तौर पर देखा गया। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार खड़ा हुए 17,000 मत वह लाए, इसलिए हार गए। अगर ये 17,000 मत अगर दे भी दें, फिर भी 4,500 मत का अंतर हो जाएगा। यानी कि यादव ने भी साथ छोड़ दिया सुरेंद्र यादव का। सीधे कहें तो मनोरमा देवी खुद भी वह उन्हीं की जाति से आती हैं, जिनको जदयू ने उम्मीदवार बनाया था, और दोनों बाहुबली परिवार से आते हैं। मनोरमा देवी का एक चीज़ें और खूब वायरल हुआ था, उनके बेटे का, जिस प्रकार से रॉकी यादव का गोली चलाते हुए जिसमें एक युवा की जान चली गई थी, वह भी खूब सुर्खियों में रहे थे। सुरेंद्र यादव का भी खूब दबदबा और खूब बातें आती है। मगर यहाँ पर मनोरमा देवी के जीत में कई लोग यह कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार खड़ा कर दी इसलिए हार गए। तो 17,000 मत सीधे तौर पर कहें कि जो मोहम्मद अमजद को आया प्रशांत किशोर की तरफ, जनसुराज की तरफ से, वह अगर उनको आया, वह पहले से भी राजनीति करते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, तो अगर उनके मत को हटा भी दे तो भी कोई 100-200 का अंतर नहीं था, एक बड़ा अंतर था। यानी कि क्या ऊब गए थे क्या वहाँ के लोग सुरेंद्र यादव से? क्या
सुरेंद्र यादव के बेटे के खड़ा होने के वजह से सुरेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा, यह भी बातें हो सकती है। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, M22 समीकरण सीधे तौर पर टूटा ही नहीं, बिखर गया। यह उपचुनाव में, बेलागंज के उपचुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण रहा कि M22 समीकरण ने टाटा बाय बाय उस विधानसभा के उपचुनाव में कर दिया इंडिया अलायंस को, राजद के उम्मीदवार को, जहां पर शहाबुद्दीन के बेटे भी गए थे प्रचार करने के लिए। तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जो हैं वह अभी आरजेडी ज्वाइन किए हैं। तो मुस्लिम समाज का कहना था कि हम ओसामा का तो सम्मान करेंगे, ओसामा साहब का, मगर वोट हम इस बार नहीं देंगे। तो उस वजह से भी उनको वहाँ भेजा गया था। तो मुस्लिम मतदाता भी राजद से जो नाराज चल रहे थे वह साफ तौर पर वहाँ पर देखने के लिए मिला। हो सकता है कि उपचुनाव में सबक सिखाने के लिए राजद को ज़्यादा हमको अहमियत दे मुस्लिम समाज को राजद की ओर से कि हमारा इतना प्रतिशत है, यादवों का हमसे कम प्रतिशत है, मगर उनका ज़्यादा विधायक होता है, हमारा कम होता है। ये बातें सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के युवा और लोग वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन में बोल रहे थे। तो आखिर क्यों नहीं समझ पाए राजद के नेता, देर क्यों कर दी? और अभी ओसामा जो ज्वाइन किए हैं आरजेडी, तो उन पहले ज्वाइन क्यों नहीं किए और पहले क्यों नहीं जुटे, अगर इतनी अंदर तक बातें थी तो? यानी कि सीधे तौर पर कहें तो यहाँ पर राजद के लिए इस उपचुनाव में वह सीधे तौर पर बैकफुट पे चली गई। जिस प्रकार से झारखंड में जीत हुई महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की, मगर बिहार में जो 4 में 3 सीटें तेजस्वी यादव के पास थे, इंडिया अलायंस के पास थे, महागठबंधन के पास थे, वह तीनों सीटों पर अब साल भर के लिए एनडीए का कब्जा हो गया। यानी कि समझ सकते हैं यह छोटी बड़ी हार नहीं है बेला की। यह भी लोग कह रहे हैं कि मेन चुनाव के पहले राजद को यह M22 समीकरण सबक भी सिखाई है कि वह हमें तरहीज दे, वरना हम भी चुनाव में इसी प्रकार उन्हें परिणाम से भौचक्का करते रहेंगे। हमने कई खबरें बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए हम लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, झक्कास भारत के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब फेसबुक पर भी खबरें जाती रहती है, ट्विटर और इंस्टा पर भी खबरें रहती है। पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। बाकी औपचारिकता के लिए बता देता हूँ कि और भी हम खबरें लाते रहेंगे, सुनाते रहते हैं, अगले भाग में और भी सुनाएंगे उपचुनाव को लेकर। मगर अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे थे झक्कास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।